12 सितंबर 1897। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। आज का खैबर पख्तूनख्वा। सुबह के 9 बजे हैं। हवा में धूल है, इतनी धूल कि सूरज भी धुंधला हो गया है। सारा घड़ी की छोटी सी चौकी के मचान पर तैनात एक सिख सिपाही अपनी दूरबीन से उस धूल को घूर रहा है। पहले उसे लगा ये एक रेतीला तूफान है, लेकिन फिर धूल छंटने लगी और जो नज़ारा सामने आया उसने उस सिपाही की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। ये तूफान नहीं था, ये पगड़ियों का एक समंदर था। 1, 2, 100, 1000 नहीं, 10,000, शायद उससे भी ज्यादा। हजारों अफरीदी और औरकजई कबीलों के पश्तून योद्धा हाथों में जजैल बंदूकें और तलवारें लिए किसी बाढ़ की तरह उनकी छोटी सी चौकी की तरफ आ रहे थे। उस चौकी में, उस छोटी सी संकेत चौकी में न तोपें थीं न मशीन गनें। वहां थे 36वीं सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 सिपाही। 21 बनाम 10,000। ये जंग नहीं थी, ये आत्महत्या थी, ये एक मजाक था। उन 10,000 कबायलियों को उस छोटी सी पत्थर की चौकी को ध्वस्त करने में चंद मिनटों से ज्यादा नहीं लगने थे। उनके पास 2 रास्ते थे। एक, अपने हथियार छोड़ देना, जैसा कि कबायलियों ने पेशकश भी की थी, और अपनी जान बचाकर भाग जाना। 2, संघर्ष करना, मरते दम तक संघर्ष करना। उन 21 सिखों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने संघर्ष करने का फैसला किया। इतिहास की किताबों में कई जंगें हुई हैं, कुछ जमीन के लिए, कुछ तख्त के लिए, कुछ दौलत के लिए, लेकिन ये जंग किसी चीज को जीतने के लिए नहीं हुई थी। ये जंग सिर्फ मरने के लिए हुई थी। ये वो महागाठा है जब 21 वीरों ने 10,000 दुश्मनों के समंदर को 6 घंटों तक रोके रखा। ये वो शौर्य है जिसे देखकर ब्रिटिश संसद ने उठकर तालियां बजाईं। ये वो बलिदान है जिसे फ्रांस के स्कूलों में सिखाया जाता है। लेकिन सबसे मुख्य सवाल, क्यों, किसके लिए? वो 21 सिख जानते थे कि वो नहीं जीत सकते। वो जानते थे कि मदद नहीं आएगी। वो जानते थे कि मौत निश्चित है। तो फिर वो क्यों संघर्ष किया? क्या वो सिर्फ अंग्रेजों की वर्दी के लिए संघर्ष किया, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह थी? सारा घड़ी के उस एक दिन को समझने के लिए हमें उस दौर के नक्शे को समझना होगा। ये दौर है 19वीं सदी के अंत का। दुनिया की 2 सबसे विशाल ताकतें एक दूसरे के आमने सामने मौजूद थीं। एक तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, और दूसरी तरफ था रूस का विशाल झार साम्राज्य। दोनों के बीच एक अघोषित युद्ध चल रहा था, जिसे इतिहास महान खेल के नाम से जानता है। इस महान खेल की बिसात थी अफगानिस्तान। ब्रिटेन, जो भारत पर कब्जा कर चुका था, उसे भय था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है, और रूस को भय था कि ब्रिटेन अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में उसकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। इस खींचतान में अफगानिस्तान पिस रहा था। 1893 में अंग्रेजों ने एक चाल चली। सर मोर्टिमर नाम के एक ब्रिटिश अफसर ने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान खान के साथ एक समझौता किया। एक नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई। इसे कहा गया सीमांत रेखा। इस एक लकीर ने हजारों साल से एक साथ रह रहे पश्तून कबीलों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ही परिवार के कुछ लोग अफगानिस्तान में रह गए और कुछ ब्रिटिश भारत में आ गए। ये वो इलाका था जिसे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत कहा गया। ये दुनिया का सबसे अशांत, सबसे खतरनाक और सबसे बागी इलाका था। यहाँ के पश्तून कबीले, जैसे अफरीदी और औरकजई, किसी की हुकूमत नहीं मानते थे, न अफगान अमीर की, न ब्रिटिश रानी की। वे आज़ाद थे, और जब अंग्रेज़ों ने उस रेखा के नाम पर उनकी ज़मीन पर किले और चौकियां बनानी शुरू कीं, तो इसे उन्होंने अपनी आज़ादी पर, अपनी इज्जत पर और अपने धर्म पर हमला माना। 1897 आते आते ये चिंगारी आग बन चुकी थी। मस्जिदों से जिहाद का ऐलान हो गया। मद मुल्ला, मियां सदुल्ला जैसे कबीलाई नेताओं ने सभी पश्तूनों को अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट कर लिया। तिराह घाटी बारूद का अंबार बन चुकी थी। अब सवाल उठता है, इस बारूद के अंबार पर अंग्रेज़ों ने किसे बिठाया? उन्होंने इस काम के लिए चुना ब्रिटिश भारतीय सेना की सबसे बहादुर, सबसे वफादार और सबसे खूंखार रेजिमेंट को, 36वीं सिख रेजिमेंट। लेकिन सिख अंग्रेज़ों के लिए क्यों संघर्ष कर रहे थे? ये कहानी भी बहुत गहरी है। कुछ ही दशक पहले अंग्रेज़ों ने सिखों से 2 भयंकर युद्ध किए थे।
उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के खालसा राज को खत्म कर दिया था। लेकिन उन युद्धों में सिखों की बहादुरी देखकर अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सिखों को योद्धा कौम का दर्जा दे दिया। उन्होंने दुश्मन की इज्जत की और उन्हें अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और सिखों के लिए खालसा राज छिन चुका था। उनके पास या तो किसानी थी या शस्त्र, और शस्त्र उनके खून में था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें संत सिपाही बनाया था। उनका धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, उनका धर्म जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना भी था। उनका सबसे मुख्य नारा था, 1.25 लाख से एक जुझाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। एक सिख 1.25 लाख दुश्मनों के बराबर है। जब उन्होंने ब्रिटिश सेना ज्वाइन की तो वो सिर्फ पैसे या नौकरी के लिए नहीं आए थे। वो अपनी इज्जत, अपने धर्म और अपने शस्त्र के लिए आए थे। वो अपनी वर्दी को गुरु का बाणा मानते थे और अपनी रेजिमेंट को अपना परिवार। ये 36वीं सिख रेजिमेंट इसी मिट्टी की बनी थी। वे पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा इलाके के जाट सिख थे। वे 6 फीट लंबे, मजबूत देह यष्टि के तूफान जैसे योद्धा थे और उन्हें इस दुनिया के सबसे मुश्किल मोर्चे पर भेजा गया था। चलिए अब बिसात को और करीब से देखते हैं। तिराह घाटी में समाना नाम की एक ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला पर अंग्रेजों के 2 मुख्य किले थे, एक फोर्ट लॉकहार्ट, 2 फोर्ट गुलिस्तान। ये दोनों किले एक दूसरे से कुछ मील दूर थे, लेकिन एक पर्वत के कारण ये दोनों किले एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। यानी अगर फोर्ट गुलिस्तान पर हमला हो तो फोर्ट लॉकहार्ट को पता ही नहीं चलेगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने उन दोनों किलों के बीच में सबसे ऊंची चोटी पर एक छोटी सी संचार चौकी बनाई, एक संकेत चौकी। इस चौकी का नाम था साराघड़ी। साराघड़ी कोई किला नहीं था, वो बस पत्थर की दीवारों से घिरी एक छोटी सी सराय जैसी थी। उसका एक ही काम था, हेलियोग्राफ नाम की मशीन से, यानी सूरज की किरणों को शीशे से चमकाकर एक किले का संदेश दूसरे किले तक पहुंचाना। ये उन दोनों किलों की आंखें और कान थीं। अगर साराघड़ी गिर जाती तो दोनों मुख्य किले अंधे और बहरे हो जाते। और इसी आंख की हिफाजत के लिए 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 जवानों को वहां तैनात किया गया था। अब मिलिए इन 21 वीरों के नायक से। हवलदार ईशर सिंह। ईशर सिंह एक अनुभवी, सख्त और कुछ हद तक अड़ियल मिजाज के लीडर थे। वो पंजाब के जोरग्रान गांव के रहने वाले थे। वो ब्रिटिश अफसरों से दबकर नहीं रहते थे, अपनी बात मनवाते थे। शायद इसीलिए उन्हें एक सजा के तौर पर इस अकेली उबाऊ सी चौकी साराघड़ी का इंचार्ज बनाकर भेजा गया था। लेकिन ईशर सिंह जानते थे कि ये चौकी उबाऊ नहीं, खतरनाक है। उनके साथ थे 20 और सिख जवान, जिनमें लांस नायक लाल सिंह, नायक चंदा सिंह और एक सबसे महत्वपूर्ण सिपाही गुरमुख सिंह। गुरमुख सिंह सिर्फ 19 साल के थे। वो इस चौकी के संकेत वाहक थे। उनका काम बंदूक चलाना नहीं था, उनका काम उस हेलियोग्राफ मशीन को चलाना था। वो इस पूरी महागाठा के सूत्रधार बनने वाले थे। अगस्त 1897 आग फैल उठी। पश्तून कबीलों ने जिहाद का ऐलान कर दिया। हजारों कबायलियों ने सबसे पहले फोर्ट गुलिस्तान पर हमला किया। वे अंग्रेजों की चौकियों को एक एक करके जला रहे थे। फोर्ट लॉकहार्ट में बैठे कर्नल हॉटन परेशान थे। साराघड़ी से गुरमुख सिंह लगातार संकेत भेज रहे थे। दुश्मन गुलिस्तान के पास भारी हमला। सितंबर की शुरुआत तक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। कर्नल हॉटन ने ईशर सिंह को संदेश भेजा, सतर्क रहो, दुश्मन तुम्हारी तरफ भी आ सकता है। ईशर सिंह और उनके 20 साथी अपनी मार्टिनी हेनरी राइफलों को साफ करके इंतजार करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि दुश्मन का मतलब 100 या 200 नहीं, 10,000 होता है। 12 सितंबर 1897 सुबह 9 बजे मचान पर मौजूद सिपाही ने उस पगड़ियों के समंदर को देखा। चौकी में खतरे का बिगुल बज उठा। 21 सिख अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच गए। हवलदार ईशर सिंह ने अपनी दूरबीन से देखा। ये अफरीदी और औरकजई कबीलों का एक लश्कर था, 10,000 से ज्यादा। सिपाही गुरमुख सिंह अपनी हेलियोग्राफ मशीन पर गए। उन्होंने फोर्ट लॉकहार्ट में कर्नल हॉटन को संकेत भेजना शुरू किया। ये
इतिहास की सबसे अद्भुत प्रत्यक्ष युद्ध रिपोर्टिंग थी। गुरमुख सिंह। दुश्मन सारा घड़ी पर, भारी संख्या में, हजारों में। कर्नल हॉटन, फोर्ट लॉकहार्ट से। कितनी संख्या? गुरमुख सिंह। लगभग 10,000। हम गिर चुके हैं। फोर्ट लॉकहार्ट में सन्नाटा छा गया। हॉटन जानते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने लॉकहार्ट से मदद भेजी तो कबीलाई उन पर हमला कर देंगे। उनके पास सारा घड़ी को कुर्बान करने के सिवा कोई चारा नहीं था। कर्नल हॉटन। सिपाही, अपनी पोजीशन पर डटे रहो। गुरमुख सिंह ने यह संदेश हवलदार ईशर सिंह को सुनाया। हुक्म है कि हम अपनी पोजीशन पर डटे रहें। ईशर सिंह मुस्कुराए। उन्होंने अपने 20 साथियों को चौकी के बीच में इकट्ठा किया। ये उनके जीवन की आखिरी अरदास थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, खालसा जी, दुश्मन 10,000 है और हम 21। मदद नहीं आएगी। मौत पक्की है। कबीलाई हमें जिंदा बंदी बनाकर मारने की पेशकश कर रहे हैं। अगर हम भागते हैं तो हम 36वीं सिख रेजिमेंट के नाम पर कायर कहलाएंगे, और अगर हम संघर्ष करते हैं तो आज गुरु गोबिंद सिंह जी का वो वचन पूरा करने का दिन है। आज एक सिख 1.25 लाख से जूझेगा। हम जीतेंगे नहीं, लेकिन हम हारेंगे भी नहीं। हम उन्हें अपनी लाशों से रोकेंगे। हम उन्हें समय खरीद कर देंगे ताकि लॉकहार्ट और गुलिस्तान के किले तैयार हो सकें। जो संघर्ष करना चाहता है वो मेरे साथ रहे। जो जाना चाहता है जा सकता है। एक भी सिपाही अपनी जगह से नहीं हिला। सबने अपनी अपनी बंदूकें उठाईं और फिर 21 आवाजों में मिलकर उस घाटी को दहला दिया। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ईशर सिंह ने पोजीशन लेने का हुक्म दिया और गुरमुख सिंह को आदेश दिया, सिपाही, दुनिया को दिखाना कि सिख कैसे संघर्ष करते हैं। एक एक पल की खबर किले को देते रहना। जंग शुरू हो चुकी थी। सुबह 9:30। पहला हमला हजारों कबायलियों ने ये सोचकर हमला किया कि वो 5 मिनट में चौकी को रौंद देंगे। वे दीवारों की तरफ भागे। अंदर 21 सिख अपनी मार्टिनी हेनरी राइफलों के साथ तैयार थे। वे दुनिया के सबसे बेहतरीन निशानेबाजों में से थे। दागो। ईशर सिंह के हुक्म पर 21 गोलियां एक साथ चलीं और 21 कबीलाई धूल में मिल गए। फिर अगला राउंड, फिर अगला। सिख सैनिक ठंडे दिमाग से एक एक गोली का हिसाब ले रहे थे। कबायलियों ने ये उम्मीद नहीं की थी। वे 21 लोगों से इतने भीषण प्रतिरोध की उम्मीद नहीं कर रहे थे। पहला हमला नाकाम हो गया। दुश्मन के दर्जनों लोग मारे गए। वे पीछे हट गए। गुरमुख सिंह संकेत भेजते हुए, पहला हमला नाकाम। दुश्मन पीछे हटा। हमारे सब जवान सुरक्षित। सुबह 11 बजे। दूसरा हमला और पहला बलिदान कबीलाई समझ गए कि ये जंग आसान नहीं है। इस बार उन्होंने रणनीति बदली। उन्होंने चौकी के चारों ओर झाड़ियों में आग लगा दी। धुएं का एक काला बादल सारा घड़ी पर छा गया ताकि सिख निशानेबाज उन्हें देख न सकें। धुएं की आड़ में हजारों कबीलाई फिर से दीवारों पर आने की कोशिश करने लगे। जंग अब आमने सामने की हो रही थी। चौकी के मुख्य दरवाजे पर सिपाही भगवान सिंह संघर्ष कर रहे थे। वो अकेले कई कबायलियों को रोक रहे थे। संघर्ष करते करते वो बुरी तरह घायल हो गए। दुश्मन का एक जत्था उन्हें घसीट कर बाहर ले गया। सिपाही भगवान सिंह सारा घड़ी के पहले शहीद थे। गुरमुख सिंह संकेत भेजते हुए, दुश्मन का दूसरा हमला जोरदार। सिपाही भगवान सिंह शहीद। दोपहर 1 बजे। अंधा कोना कबीलाई लीडर गुल बादशाह गुस्से में था। उन्हें पता चला कि चौकी की दीवार में एक अंधा कोना था। एक ऐसी जगह जहां चौकी के अंदर से गोली नहीं चलाई जा सकती थी। गुल बादशाह ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को वहां भेजा। उन योद्धाओं ने धुएं और गोलियों की आड़ में उस अंधे कोने तक पहुंचकर दीवार के नीचे की जमीन खोदनी शुरू कर दी। वे दीवार में सुराख कर रहे थे। अंदर से ईशर सिंह को दीवार के हिलने का एहसास हुआ। उन्हें पता चल गया कि दुश्मन क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। गुरमुख सिंह संकेत भेजते हुए, दुश्मन दीवार के नीचे सुराख कर रहा है। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। दोपहर 2:30। दीवार का टूटना। दीवार का वो हिस्सा टूट गया। एक विशाल सुराख हो गया और उस सुराख से हजारों कबीलाई शैतानों की तरह चौकी के अंदर घुसने लगे। अब
जंग राइफलों की नहीं रही, ये तलवारों, संगीनों और चाकुओं की हो गई। ये आमने सामने की जंग थी। हवलदार ईशर सिंह का आखिरी हुक्म ईशर सिंह एक शेर की तरह गरजे। उन्होंने अपनी राइफल फेंकी और अपनी तलवार निकाल ली। उन्होंने बचे हुए सिपाहियों को हुक्म दिया, अंदर की बैरक में जाओ, मैं इन्हें यहां रोकता हूं। ईशर सिंह, लांस नायक लाल सिंह और कुछ और सिपाही उस टूटी हुई दीवार पर एक इंसानी दीवार बनकर अटल हो गए। वो जानते थे कि वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकेंगे, लेकिन वो अपने साथियों को 5 मिनट और देना चाहते थे ताकि वो 5 मिनट और संघर्ष कर सके। कर्नल हॉटन दूरबीन से ये सब देख रहे थे। उन्होंने बाद में लिखा, मैंने ईशर सिंह को उस सुराख पर एक दानव की तरह संघर्ष करते देखा। वो तब तक संघर्ष करता रहा जब तक उसके शरीर में खून की आखिरी बूंद थी। ईशर सिंह और उनके साथी शहीद हो गए। दोपहर 3 बजे आखिरी बैरक की जंग। अब चौकी के अंदर की छोटी सी बैरक में शायद 5 या 7 सिख बचे थे। वे भी बुरी तरह घायल थे। कबाइलियों ने उस बैरक को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अंदर से गोलियां अभी भी चल रही थीं। एक एक सिख 10-10, 20-20 को मारकर मर रहा था। कबीलाई हैरान थे कि ये मर क्यों नहीं रहे। गुस्से में कबाइलियों ने उस बैरक को आग लगा दी। बैरक जलने लगी, लेकिन अंदर से गोलियों की आवाज तब तक आती रही जब तक आखिरी गोली खत्म नहीं हो गई। और आखिरी गोली के बाद धुएं से एक आखिरी आवाज आई, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सब खत्म हो चुका था। चौकी जल रही थी। 20 सिख शहीद हो चुके थे, लेकिन एक सिपाही अभी भी जिंदा था। सिपाही गुरमुख सिंह, वो 19 साल का युवक, वो संकेत वाहक। वो जंग में शामिल नहीं था क्योंकि हवलदार ईशर सिंह का हुक्म था दुनिया को खबर देते रहना। वो चौकी के सबसे ऊंचे संकेत मीनार पर बैठा था और वो अपनी हेलियोग्राफ मशीन से ये पूरी तबाही प्रत्यक्ष रिपोर्ट कर रहा था। कबाइलियों की नज़र अब उस मीनार पर गई। सैकड़ों कबीलाई उस मीनार की तरफ भागे। गुरमुख सिंह ने अपना आखिरी संदेश फोर्ट लॉकहार्ट भेजा। गुरमुख सिंह, दुश्मन मीनार पर आ रहा है। एक पल का ठहराव। गुरमुख सिंह, मेरे सभी साथी शहीद हो चुके हैं। मैं आखिरी सिख जिंदा हूं। एक और ठहराव। गुरमुख सिंह, क्या मुझे संकेत भेजना बंद करके संघर्ष करने की इजाजत है? हुक्म दें। फोर्ट लॉकहार्ट में कर्नल हॉटन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से जवाब दिया, इजाजत है। गुरमुख सिंह ने अपनी हेलियोग्राफ मशीन को अकुरत से पैक किया, जैसे वो कल फिर उसे इस्तेमाल करने वाला हो। उसे बक्से में रखा, अपनी राइफल उठाई, मीनार का दरवाजा खोला। नीचे सैकड़ों कबीलाई उसे मारने के लिए मौजूद थे। वो 19 साल का युवक उन हजारों के सामने अकेला अटल था। वो मुस्कुराया। उसने अपनी राइफल से एक के बाद एक 20 दुश्मनों को मार गिराया, और जब गोलियां खत्म हो गईं तो उसने अपनी संगीन निकाली और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा लगाकर उस 10,000 के समूह में प्रवेश कर गया और संघर्ष करते करते शहीद हो गया। शाम के 4 बज चुके थे। सारा घड़ी शांत थी। फोर्ट लॉकहार्ट में हेलियोग्राफ की टिक टिक बंद हो चुकी थी। कबाइलियों ने चौकी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी थी। 21 सिखों ने उनके 600 से ज्यादा योद्धाओं को मार गिराया था, और सबसे मुख्य बात, उन्होंने कबाइलियों को 6 घंटों से ज्यादा रोके रखा। ये 6 घंटे निर्णायक थे। इन 6 घंटों में फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान को तैयारी करने का, अपनी सुरक्षा मजबूत करने का पूरा समय मिल गया। जब कबाइलियों ने थकी हारी हालत में रात को उन किलों पर हमला किया, तो उनका सामना तैयार बैठी ब्रिटिश भारतीय फौज से हुआ। अगले 2 दिनों में अंग्रेजों ने और फौज भेज दी और कबाइलियों का वो महान विद्रोह कुचल दिया गया। सारागढ़ी के 21 सिखों ने जंग नहीं जीती, उन्होंने युद्ध जितवा दिया। जब 2 दिन बाद 14 सितंबर को कर्नल हॉटन और उनकी सेना
सारा घड़ी की उस जली हुई चौकी पर पहुंची। उन्होंने जो देखा वो इतिहास बन गया। चौकी राख का अंबार थी। दीवारों पर हजारों गोलियों के निशान थे और उस राख में 21 सिख वीरों के क्षत विक्षत शव मौजूद थे। हर शव के हाथ में उसकी राइफल या तलवार मजबूती से थामी हुई थी। हर शव के आसपास दुश्मन की लाशों का अंबार लगा हुआ था। कर्नल हॉटन ने अपनी टोपी उतारी और उन 21 वीरों को सलामी दी। ये खबर जब लंदन पहुंची, ब्रिटिश संसद में सांसदों ने अपनी कार्यवाही रोक दी और उन 21 भारतीय सिपाहियों के सम्मान में उठकर तालियां बजाईं। ये ब्रिटिश इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने कहा, मेरे 21 बहादुर सिख बेटों ने जो किया वो अविश्वसनीय है। उन सभी 21 सिपाहियों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये उस समय एक भारतीय सिपाही को मिलने वाला सबसे उच्च वीरता पुरस्कार था। ये आज के परम वीर चक्र के बराबर था। ये इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी जब एक ही जंग के लिए एक ही रेजिमेंट के हर सिपाही को सर्वोच्च वीरता सम्मान दिया गया हो। उनकी याद में अंग्रेजों ने 3 गुरुद्वारे बनवाए। एक सारा घड़ी की उस चौकी की जगह पर जो अब पाकिस्तान में है, एक अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास और एक फिरोजपुर में। 12 सितंबर सारा घड़ी दिवस के रूप में सिख रेजिमेंट का सबसे मुख्य पर्व बन गया। लेकिन समय के साथ हम यानी आजाद भारत इस कहानी को लगभग भूल गए। क्यों? शायद क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए संघर्ष किया थे। शायद क्योंकि वो पश्तूनों के खिलाफ संघर्ष किया थे जो आज हमारे दोस्त हैं। लेकिन इतिहास को सही या गलत के चश्मे से नहीं देखा जाता। इतिहास को इंसानी जज्बे के लिए याद रखा जाता है। वो 21 सिख न तो ब्रिटिश राज को बचाने के लिए संघर्ष किया, न ही वो पश्तूनों से नफरत करते थे। वो कर्तव्य के लिए संघर्ष किया। वो अपनी वर्दी के लिए संघर्ष किया। वो अपनी रेजिमेंट की इज्जत के लिए संघर्ष किया। वो उस नमक के लिए संघर्ष किया जिसकी उन्होंने कसम खाई थी। वो अपने खालसा धर्म के उसूलों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भागने या सरेंडर करने की जगह शहादत को चुना। सारा घड़ी सिर्फ एक जंग नहीं है, ये कर्तव्यनिष्ठा की एक मिसाल है। ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान अपने भय से महान अपना कर्तव्य मान लेता है तो वो 21 होकर भी 10,000 पर भारी होता है। आज सारा घड़ी की वो चौकी खंडहर है, वो पर्वत खामोश है, लेकिन उन हवाओं में आज भी 21 शेरों की वो आखिरी दहाड़ गूंजती है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आपको भारत के इतिहास के इस पन्ने की कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी? क्या वो हवलदार ईशर सिंह का नेतृत्व था, या सिपाही गुरमुख सिंह का वो आखिरी संदेश, या उन 21 वीरों का मौत को सामने देखकर भी न भयभीत होने का अदम्य साहस? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अनकहे रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को सब्सक्राइब करना न भूलें।